ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आई थिंक दिस लेक्चर शुड बी फोर्थ लेक्चर है ना। तो कल जो भी आपको जहाँ तक पढ़ाया था उसको आप 2 मिनट में खाली एक बार देख लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे। आज के क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट जो लेक्चर बढ़ाने जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, उसमें हम लोग आज प्रॉपर सीखेंगे कि नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। तो कल का क्लास में जो भी मैं आपको नोमेनक्लेचर सिखा रहा था, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि वो क्या था, मोनो सब्स्टिट्यूटेड पैरेंट चेन था। आज हम लोग डील करेंगे कि इफ पेरेंट चेन आर डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड, अगर आपका पेरेंट चेन डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, देन हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न कि इफ पेरेंट चेन आर डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड, देन हाउ कैन वी डू द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो इसके लिए आप देखिए, तो अब यहाँ पे ये मेरा केस ए जो कल हम लोग डील कर लिए थे, केस बी में हम लोग लेने जा रहे हैं नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन ऑफ डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड। तो एक्चुअल में डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड पेरेंट चेन का नंबरिंग के लिए देयर आर 2 रूल्स आर प्रोपोज्ड। देखिए, तो डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड का नंबरिंग के लिए 2 रूल दिया गया है जनरली। उसमें फर्स्ट रूल है, ये हम लोग सीख रहे हैं नंबरिंग कैसे करते हैं डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड के लिए। तो उसमें एक रूल दिया गया है जिसका नाम है सम रूल, और सेकेंड एक रूल दिया गया है जिसका नाम है RFPD। और RFPD का फुल फॉर्म होता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एक एक चीज पे बहुत आराम से चलेंगे, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए कि मैंने क्या लिखा। तो फॉर नंबरिंग ऑफ डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड कितना रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? 2 रूल। फर्स्ट रूल का नाम क्या है? सम रूल। और सेकेंड रूल का स्टूडेंट नाम क्या लिखे हैं? देखिए तो यहां पे क्या नजर आ रहा है? RFPD। फुल फॉर्म क्या है? रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये क्या होता है वो अभी आपका लुकआउट नहीं है, जस्ट 2 रूल का नाम मैंने बोला है। दिस वन ऑफ द रूल इज सम रूल एंड अदर रूल इज व्हाट? RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो पॉइंट टू बी नोटेड, पहले सम रूल का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले मैं बोलता हूँ फिर लिख दूंगा, और आपको इसका PDF ही आज ही मिल जाएगा। तो सम रूल का मतलब ये होता है कि नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विल बी वैलिड व्हिच गिव्स, क्योंकि नंबरिंग हम लोग टर्मिनल से टर्मिनल करते हैं, तो टर्मिनल से टर्मिनल में देयर आर 2 ऑप्शन,
इस टर्मिनल से उस टर्मिनल, नहीं तो उस टर्मिनल से इस टर्मिनल, तो दो ही ऑप्शन आएगा ना, चाहे लेफ्ट टू राइट नहीं तो राइट टू लेफ्ट, करेक्ट। तो नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विल बी वैलिड विच गिव्स लोएस्ट सम ऑफ ऑल लोकेट नंबर। मैंने क्या बोला, उस तरफ से नंबरिंग वैलिड रहेगा इस रूल के अकॉर्डिंग, जो क्या देगा, लोएस्ट सम देगा, किसका, सारे लोकेट नंबर का। लोकेट नंबर किसका होगा स्टूडेंट, लोकेट नंबर रहेगा लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का, किसका रहेगा, लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सम रूल numbering from that side will be valid which give lowest sum of all locate number। जो क्या देगा, लोएस्ट सम किसका, ऑल लोकेट नंबर। लोकेट नंबर किसका होगा, सब्स्टिट्यूएंट का। तो सम रूल ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर व्हाट द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो देखिए आरएपीडी का स्टेटमेंट ये है कि दिस रूल स्टेट दैट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विल बी वैलिड विच गिव लोअर नंबर ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसको मैं बहुत बढ़िया समझाता हूं। दिस रूल स्टेट दैट numbering from that side will be valid which gives lower number of first पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब यहां तक तो मैं लिख दिया, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। तो आरएपीडी के अकॉर्डिंग ये हुआ कि नंबरिंग हम लोग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से लोअर नंबर मिलेगा, किसका, जहां पे फर्स्ट टाइम डिफरेंस आया। तब भी आपको समझ में नहीं आया कि एक्चुअली मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो इसको आप सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को, सम रूल को और आरएपीडी को एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम रूल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएपीडी, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जिसको अंडरलाइन किए उसको ध्यान से देखिएगा, उसी को मैं डिकोड करूंगा, उसको समझाऊंगा कि एक्चुअली आरएपीडी का क्या मतलब हुआ। चलिए स्टूडेंट, आपके सामने एक एग्जांपल लिए हैं, करेक्ट। इस एग्जांपल को केयरफुली देखिए। तो सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन तो ये रहेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, फाइंड द पेरेंट चेन। और यहां पे जो लाइन दिए हैं इसका मतलब यहां पे एक कार्बन है ना, इसका मतलब यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है और यहां पे CH3 है, करेक्ट। तो ए मेरा हो गया पेरेंट चेन। सबसे पहला काम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द पेरेंट चेन एंड विच वन इज द पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, करेक्ट।
हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विथ दिस पैरेंट चेन? 3. वंस यू डिसाइड द पैरेंट चेन, तो सेकंड काम होता है नंबरिंग करना, और नंबरिंग पैरेंट चेन का टर्मिनल से टर्मिनल जाते हैं। तो इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट? 1 2, एक 2 पे है, उसके बाद 4 पे है, और कहां पे है? 5 6 7, 7 पे है। इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड स्टूडेंट, तो देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स? 3 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 8। इसका मतलब हम लोग दोनों तरफ से नंबरिंग करके रेडी हैं। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि किस साइड का नंबरिंग सही रहेगा और किस साइड का नंबरिंग गलत रहेगा। तो कौन सा साइड नंबरिंग के लिए सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए कितना रूल प्रपोज किए हैं? 2। वन ऑफ देम इज सम रूल एंड अदर वन इज व्हाट? RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो स्टूडेंट सम रूल का मतलब क्या बोला गया है? सम रूल का मतलब बोला गया है, सम रूल क्या था कि जिस तरफ से हम नंबरिंग सारे लोकेट नंबर का सम करेंगे, यही था ना स्टेटमेंट में। तो इन सब का सम कीजिएगा तो कितना मिलेगा? 13। और इस तरफ का सम किए तो कितना मिला स्टूडेंट? 17। तो फ्रॉम विच साइड वी गेट लोएस्ट सम? लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है कि फ्रॉम सम, अकॉर्डिंग टू सम रूल, दिस डायरेक्शन नंबरिंग फॉर दिस डायरेक्शन इज वैलिड और दिस डायरेक्शन इज नॉट वैलिड। इसका मतलब इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, करेक्ट, इसे रिजेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ये तो सम रूल समझ में आ गया, बहुत आसान था। अब है कि RFPD का मतलब क्या होता है, सब लोग अच्छे समझिएगा। तो RFPD का मतलब है, इसका फुल फॉर्म था रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ का यहां पे लिखना है 2 4 and 7, और इस तरफ का क्या था? 3 6 and 8। और आपको क्या करना है, इस तरफ से नहीं, सब लोग यहां देखिएगा, नॉट फ्रॉम दिस साइड, इस तरफ से 1 by 1 मैच करवाना है। क्या करना है? RFPD स्टेट दैट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड इज वैलिड विच गिव लोअर नंबर ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब है कि जहां पे पहला बार डिफरेंस होगा, क्या होगा? जहां पे फर्स्ट टाइम डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस के पास रुक जाना है, और उसमें जो लोअर नंबर रहेगा उसको सेलेक्ट करना है और दूसरे को रिजेक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डिफरेंस कर दिखाने के लिए हम लोग किस तरफ से मैच कराएंगे? तो इस तरफ से स्टूडेंट मैच नहीं कराना है। ऐसे जब लिखिएगा ना लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो यहां से मैच करवाते रहिएगा पेयर में, करेक्ट। बट आप जब मैच किए तो चांस की बात है कि फर्स्ट टाइम ही डिफरेंस आ गया। एनीवन जिनको डाउट है कि मैं क्या बोल रहा हूं, RFPD में ऐसे दोनों नंबरिंग कर लेना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद इस तरफ से जाना है मिलाते हुए, मैच करवाते हुए, और जहां पे डिफरेंस पहला बार आएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वहां पे रुकना है, करेक्ट। और जहां पे डिफरेंस आ गया, उस डिफरेंस में जो लोअर नंबर रहेगा, तो 2 और 3 में कौन बड़ा? 2 and 3 में 3 बड़ा है, तो 2 and 3 में कौन छोटा? लोअर कौन हुआ? बाकी को भूल जाना है, तो जो लोअर रहेगा वही डायरेक्शन सिलेक्ट रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू RFPD विच डायरेक्शन इज वैलिड फॉर नंबरिंग? लेफ्ट टू राइट। एंड अकॉर्डिंग टू सम रूल विच डायरेक्शन आर वैलिड? तो सम रूल और RFPD अलग अलग डायरेक्शन दिया नंबरिंग का, या सेम ही डायरेक्शन दिया? सेम डायरेक्शन। इसका मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग आर वैलिड बाय बोथ रूल्स, सम रूल एज वेल एज RFPD, करेक्ट। अच्छा, RFPD में जिनको समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से देखिए। RFPD में स्टूडेंट मैं फिर से यहां पे ले रहा हूं
और इसको बिल्कुल समझना रिक्वायरमेंट में है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए RFPD में मैंने एकदम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको नंबरिंग ऐसे कर लेना है। आप नंबरिंग कर लिए, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कौन कौन सा नंबर आपको मिला? 247। ये समझ में आया कि 247 मिला? और जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं तब कौन कौन सा नंबर मिला? अब आपको क्या करना है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का दोनों नंबर को आपस में मैच करवाना है। क्या करना है? मैच करना है। लेकिन मैच करवाने के लिए कहां से शुरू करना है? इस तरफ से नहीं, इस तरफ से जाएंगे। ओके, किस तरफ से जाएंगे? यस, यहां से ऐसे पेयर में। और जहां पे मैच करवा रहे हैं और जहां पे बिल्कुल मैच नहीं हुआ, डिफरेंस फर्स्ट टाइम आपको नजर आया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहां से मैच करवाना शुरू किया, अब पहला बार ही हमको डिफरेंस नजर आ गया कि इसका 2 है, इसका क्या है? 3 है। तो फर्स्ट टाइम जहां पे डिफरेंस आएगा उसका नाम एक दिया हूं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या नाम दिए हैं? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो फर्स्ट जहां पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलेगा स्टूडेंट, तो उस वहां पे आपको रुक जाना है और बाकी का टेंशन नहीं लेना, बाकी को भूल जाइए। और जहां पे डिफरेंस मिलेगा उसमें जो लोअर नंबर रहेगा, छोटा वाला जो नंबर रहेगा, वो डायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो 2 और 3 में विच नंबर आर लोअर नंबर? 2। इसका मतलब है कि ए सेलेक्ट होगा नंबरिंग के लिए, ए डायरेक्शन, और ए रिजेक्ट होगा। करेक्ट? तो जिनको समझ में नहीं आया वो अभी समझ में आया। लेकिन इसमें अब मेरा भी एक क्वेश्चन है, पहले सुन लीजिए फिर मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि ए 2 तो ए भी 2 हो जाए। तो स्टेटमेंट क्या था कि आपको तब तक मिलाते जाना है जहां तक डिफरेंस नहीं आए। करेक्ट? और जहां पे डिफरेंस, यस, तो उसका भी मैं एग्जांपल लूंगा। इसका मतलब है कि जब तक डिफरेंस नहीं आता तब तक आपको नहीं रुकना है, और जहां पर डिफरेंस आएगा वहां पर रुककर वो रूल को अप्लाई करना है। अब आपका क्वेश्चन क्या था? देखिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन आज के क्लास में ही सम रूल को छोड़ देंगे और सिर्फ RFPD लेकर बढ़ेंगे, क्योंकि आज मैं यही पढ़ाने वाला हूं और प्रूफ कर दूंगा कि सम रूल RFPD इज सुपीरियर देन सम रूल। इसलिए आज का क्लास मुझे स्टेट खत्म करने दीजिए, बट आज का क्लास के बाद सम रूल को बस भूल जाना है और सिर्फ RFPD को लेकर चलना है। करेक्ट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर फिर इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं जब सम रूल का यूज ही नहीं करना है? तो कभी कभी स्कूल जब शुरू होगा तो उसमें टीचर पढ़ाएंगे सम रूल और बोलेंगे, तो आप लोग को इतना तो आना चाहिए ना कि हाँ सम रूल क्या होता है। ठीक है, उसका यूज नहीं करेंगे हम लोग थोड़ा एडवांस चलेंगे, बट अगर सम रूल तो कम से कम बोलने के लिए तो पता होना चाहिए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ सम रूल। करेक्ट? अब देखिए आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी सिर्फ हम लोग नंबरिंग सीखेंगे। चलिए, ए मेरा पेरेंट चेन है। करेक्ट? अगर इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, तो आप पोजीशन बताइए। ये CH3 है ना, यहाँ एंड पॉइंट का मतलब कार्बन, CH3 एंड CH3। तो इफ नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टूडेंट, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 2 3 5 7। Very good. And if numbering from this side, then what is the location of the substituent? 2 2 4 6
1 2 3 4 5 6 7. ओके, नाउ इफ सम रूल लगाते हैं तो सम अगर इस तरफ का करते हैं, लेफ्ट टू राइट का सम अगर करते हैं तो कितना सम है फर्स्ट? 17. और अगर राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 19 ना? तो बोलिए अकॉर्डिंग टू सम रूल विच साइड विल बी वैलिड? ओके, अब नेक्स्ट कि सर व्हाट अबाउट RFPD? तो अगर RFPD अप्लाई करते हैं तो इस तरफ का लोकेशन था 2 3 5 7 और इस तरफ का लोकेशन था 2 4 6 7. अब हमको इधर से 1 बाई दोनों डायरेक्शन का नंबर को मिलाते जाना है, दोनों डायरेक्शन के नंबर को, इस डायरेक्शन को नंबर को मिलाना है, मैच कराना है. और जहां पे पहला बार फर्स्ट टाइम डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. तो क्या यहां पे फर्स्ट टाइम डिफरेंस आया AB2 तो आपको कब तक चलते जाना है? जब तक डिफरेंस नजर नहीं आता है. ठीक है, डिफरेंस सेकेंड टाइम यहां पे आके आया. और बोलिए 3 और 4 में विच नंबर आर लोअर नंबर? इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे. इसका मतलब फ्रॉम विथ रेस्पेक्ट टू RFPD विच डायरेक्शन विल बी वैलिड फॉर नंबरिंग? लेफ्ट टू राइट. एंड फ्रॉम सम रूल विच डायरेक्शन विल बी वैलिड? लेफ्ट टू. इसका मतलब अभी तक सम रूल और RFPD सेम डायरेक्शन दे रहा नहीं. ओके, तो यहां तक आपको आप में से कोई भी एक जो RFPD हाउ टू अप्लाई RFPD का मतलब समझ में आ गया कि RFPD देखने का तरीका क्या होता है, कैसे देखते हैं? आप में से कोई भी स्टूडेंट जिनको थोड़ा भी डाउट है कि हाउ कैन बी अप्लाई द RFPD, कैसे RFPD लगाना चाहिए? ओके, ये बिल्कुल लर्निंग का टाइम है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मैं जब क्लास करता था, जिस टीचर आपको एक बुक फॉलो करवाया हूं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर DK सिंह, लिखे थे ना रेफरेंस बुक में, आप में से कोई लिए हैं? तो उनका क्वालिफिकेशन देखिएगा तो बहुत हाई क्लास के, वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इंडिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मैं उन्हीं से पढ़ा हूं. तो उनका बैच में 400 स्टूडेंट बैठता था एट ए टाइम एक क्लासरूम में. और मेरा अगर थोड़ा भी डाउट रहता था, सबसे मैं पीछे बैठता था, जगह नहीं मिलता था, पीछे ही एडमिशन हुआ था, वहाँ पे सीट अलॉट होता था. तो मेरा छोटा से छोटा डाउट पे, जैसे आपको कैसे अभी डाउट होता सर कार्बन का वैलेंसी इतना से इतना हो, सेम डाउट सेम सिनेरियो विथ मी, बट मैं पूछते रहता था. और उसके लिए सो मेनी टाइम्स डांट भी खाया था टीचर से, बट फिर भी पूछता था, क्योंकि मेरा बंडल ऑफ कन्फ्यूजन कलेक्ट नहीं हो, तो मेरा डाउट क्लियर होते चला गया. वैसे ही अभी अगर किसी को भी डाउट होता है तो बिल्कुल यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम. अब एक और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने. चलिए स्टूडेंट, विच वन इज द पेरेंट चेन? दिस इज योर पेरेंट चेन, ये मेरा पेरेंट चेन है. नाउ डू द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 2 6 7. and when numbering from right to left, then what is the location of substituent? 3 4 8. और ऐसा मानिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सम रूल ही नंबरिंग के लिए पढ़ाकर छोड़ देता. एक ही रूल पढ़ाता जिसका नाम रहता सम रूल. RFPD पढ़ाता ही नहीं. और तब आप सम करते
तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का सम करते हैं, कितना आया देखिए तो 15, एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट का 15, तो दोनों का सम क्या हो गया, इक्वल हो गया था। तो सम रूल फेल। सम रूल का यही क्राइटेरिया था ना कि नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विल बी वैलिड विच गिव्स व्हाट, लोएस्ट सम ऑफ ऑल लोकेट नंबर। बट व्हाट हैपेंस व्हेन सम फ्रॉम बोथ साइड बिकम्स इक्वल। लेकिन अगर यहां पे RFPD अप्लाई करते हैं तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मेरा लोकेशन है 2 6 7 और ए क्या है 3 4 8। तो RFPD देखिए यहां पे फेल हो रहा है क्या। तो अकॉर्डिंग टू RFPD विच साइड विल बी वैलिड फॉर नंबरिंग, लेफ्ट टू राइट। तो बोलिए विच रूल आर सुपीरियर, RFPD। इसका मतलब है कि सम रूल का साथ यहां तक ही नहीं। तो बस सम रूल सीखने के लिए सीख लिए हैं। इसका मतलब यहां से फ्रॉम दिस, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल 2 स्टार ले लिया था। इसका मतलब फ्रॉम दिस एग्जाम्पल फेलुअर ऑफ सम रूल, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल व्हाट, फेलुअर ऑफ सम रूल। इट मीन्स RFPD इज सुपीरियर विथ रेस्पेक्ट टू विच रूल, सम रूल। तो एक और पॉइंट मेरे तरफ से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं स्टूडेंट को आज के बाद एडवाइस कर रहा हूं, इट इज बेटर टू प्रैक्टिस विथ RFPD ओनली। आज के बाद नंबरिंग के लिए कौन सा रूल को अप्लाई करके चलना है, RFPD। क्लियर। इसका मतलब है कि हम लोग नंबरिंग करने का तरीका सीख लिए और कंक्लूजन ये आया कि अब हम लोग नंबरिंग करने के बाद कौन सा डायरेक्शन का नंबरिंग वैलिड रहेगा, उसके लिए हम लोग कौन सा रूल लेके चलेंगे, सम रूल या RFPD। अभी RFPD, बट इसमें किसी के माइंड में आ रहा है सर RFPD फेल क्या होगा, अगर फेल कर गया तो क्या होगा। तो RFPD फेल कर जाएगा तो क्या होगा उसको थोड़ा देर के बाद, ठीक है। बट नंबरिंग के लिए फिर भी मैं बोल रहा हूं कि आज के बाद मैं RFPD ही यूज करूंगा और आपको भी RFPD ही यूज करना चाहिए, करेक्ट। तो ए मैंने आपको सिखाया। तो पहला मैंने क्या सिखाया, नॉमेनक्लेचर। हम लोग पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन। नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन में फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेलेक्ट पेरेंट चेन। तो पहला काम क्या, सेलेक्ट पेरेंट चेन। दूसरा काम क्या, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में 2 टाइप डिवाइड किए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड सेकंड डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड। तो डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड में मैं 2 रूल पढ़ाया, सम रूल और RFPD। सम रूल को रिजेक्ट कर दिया, अब क्या बचा, RFPD। इतना तक हम लोग आ चुके हैं। हाँ, जोर से बोलिए, लाउडली। RFPD फिर से समझा दें। हाँ, क्या मतलब, फिर से बोलिए तो, कि मतलब RFPD में आपको क्या समझ में नहीं आया। ओके, अब यहां देखिए, किसी स्टूडेंट को RFPD में थोड़ा सा डाउट है। यहां देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि किसी पेरेंट चेन का, एक हाइपोथेटिकल मैं सिचुएशन आपको समझाने के ले रहा हूं कि अगर किसी पेरेंट चेन का नंबरिंग करते हैं लेफ्ट से राइट और आपको मिलता है 2 3 एंड 6, और राइट टू लेफ्ट किया अगर मिला 3 5 एंड 7, ठीक है स्टूडेंट। तो RFPD में क्या करना होता है कि पहले दोनों तरफ का नंबर, लोकेट नंबर को लिख लीजिए और इस लोकेट नंबर को मैच करवाना है, एक दूसरे से मिलाते हुए आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एक दूसरे से मिलाने के लिए इधर से इधर जाएं, मिलाने के लिए यहां से भी तो शुरू कर सकते हैं और यहां से भी शुरू कर सकते हैं। कहां से शुरू करें, तो मेरा एडवाइस है कि कहां से शुरू करना है, यहां इस तरफ से, लेफ्ट से राइट की तरफ जाइएगा। मिलाने के लिए, मैच करवाने के लिए कहां से कहां मूव करना है, लेफ्ट से
राइट की तरफ, करेक्ट। और स्टूडेंट जहां पे तो किस नंबर को मिलाना है, तो 1 इसका ये नंबर, इसका ये नंबर 1 by 1 मिलाना है दो पेयर में। तो और जहां पे फर्स्ट टाइम डिफरेंस आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 2 का 5 के साथ मिलाना शुरू कर दीजिए। 2 का किसके साथ मैच कराना है, 2 का मैच कराना है किसके साथ, 3 के साथ। तो एक्चुअल में ऐसे पेयर करके बना लीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा कि जब यहां से मिलाना शुरू करते हैं तो जिस पेयर में यहां, लेकिन शुरू यहां से करना है, और जहां पे फर्स्ट डिफरेंस आएगा तो बाकी पेयर को भूल जाइए। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यहां पे ही आ गया स्टूडेंट, ये है 2, ये है क्या है 3। और 2 और 3 में विच नंबर और लोअर नंबर, कम वाला 2। तो जो इन दोनों में कम रहेगा वो डायरेक्शन वैलिड होगा, और जो ज्यादा रहेगा वो डायरेक्शन वैलिड नहीं होगा। क्योंकि यहां जहां पे फर्स्ट टाइम डिफरेंस आ गया तो उसके बाद का पेयर के लिए आपको टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट। अब नेक्स्ट एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए कि सर अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा। ये भी एक एग्जांपल ले लिए, करेक्ट। तो यहां पे अब जब मैच कराते हैं तो 2 और 2 तो यहां अब पेयर बनाने के लिए बोले थे, इस पेयर में यहां से यहां तक जाना है मिलाते हुए, तो इस पेयर में 2, इस पेयर में भी 2, बट शुरू यहां से करना है स्टूडेंट, यहां से शुरू करके इस तरफ जाना है, लेफ्ट से राइट। तो A2 क्या डिफरेंस आया, यहां पे डिफरेंस आया, तो यही मेरा बन गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या बन गया, जहां पे पहला बार डिफरेंस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, करेक्ट। अब इस यहां पे डिफरेंस आया, इसका मतलब इसको सेलेक्ट करके देखिए कि 4 जहां पे डिफरेंस आया उसमें कि 4 और 5 में विच नंबर आर लोअर नंबर, 4। तो 4 और 5 में जो नंबर लोअर है तो 4 लोअर नंबर है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन वैलिड रहेगा और ये डायरेक्शन वैलिड नहीं रहेगा। अभी क्लियर हुआ, क्या बोले, हाँ, जहां पे जहां पे डिफरेंस नहीं आएगा तो उसको फिर इग्नोर कर दीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि जब सेम हो गया तो ये सेम हो गया, वो फिर डिसाइड नहीं कर पाएगा नंबरिंग किस तरफ से होगा, करेक्ट। तो अभी समझ में आ गया। चलिए अभी इस देखिए RFPD इतना बार बोला जाएगा कि यूज टू हो जाइएगा। फर्स्ट टाइम आपके सामने आया है तो लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ा चीज़ है, बट ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इस नाम में ही लिखा होता है ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब नेक्स्ट आते हैं, तो अब हम लोग नंबरिंग करना सीख लिए। अब नेक्स्ट मेरा रूल है, पहला रूल क्या सीखे, सेलेक्ट द पेरेंट चेन, करेक्ट। सेकेंड रूल सीखे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, और नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में दो तीन केस डिवाइड कर दिया, ब्रांच, मोनो सब्स्टिट्यूट, डाई और पॉली सब्स्टिट्यूट। और डाई और पॉली के लिए 2 रूल बना दिए, सम रूल RFPD, सम रूल को छोड़ दिए। अब सिर्फ मेरे पास क्या रहा, RFPD। इसका मतलब मोटा मोटी कहने का सेंस ये हुआ कि हम लोग नंबरिंग करना सीख लिए हैं, किसका, पेरेंट चेन का, करेक्ट। अब नेक्स्ट रूल है, जो भी इस रूल का नंबर आप दे रहे होंगे, इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट if same substituent is more than 1, present in parent chain, then a prefix और suffix समझते हैं ना, then a prefix used for then put a, ऐसे लिखना सही रहेगा, then put a suitable prefix in the name of substituent। कहने का सेंस ये हुआ कि पेरेंट चेन में
सेम सब्स्टिट्यूएंट, इसका मतलब कि पेरेंट चेन में मिथाइल ही अगर 2 बार आ गया, कितना बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया, तो उस मिथाइल को हम लोग फिर उस दोनों मिथाइल को एक साथ लिख देंगे, क्या बोलकर, डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे, अगर मिथाइल 3 टाइम्स आ गया तो क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइल। अगर मिथाइल ही 4 टाइम्स आ गया तो क्या लिखिए, तब क्या बोलिएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा तो, और 6 टाइम आ जाएगा तो, और 7 टाइम्स आ जाएगा तो, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, नोना मिथाइल, और 10 टाइम्स डेका मिथाइल। इतना टाइम ज़्यादा नहीं आएगा। देखिए आप लोग के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया असाइनमेंट बन रहा है, इसलिए बहुत एंजॉय कीजिएगा आप लोग। नोमेनक्लेचर में 200 एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे ले लेता हूँ, और मोटा मोटी जहाँ तक मुझे ख्याल है कि 150 प्लस या 200 प्लस नोमेनक्लेचर का असाइनमेंट है, तो इतना लगता है, और नोमेनक्लेचर ही इतना पढ़ा दिया जाएगा, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि 10th से 11th में कितना बड़ा जंप है, यानी कि पूरा 10th का साइंस और 11th का नोमेनक्लेचर इक्वल हो जाएगा। तो अभी ऐसा भी नहीं करना है कि अच्छा राकेश सर नोमेनक्लेचर पढ़ा दिए और गए पान बाजार और नोमेनक्लेचर का ही स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेकर आ रहे हैं और 1000 नेमिंग कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मैं खुद ही आपके लिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना दे देंगे, और उतना देने के बाद आपसे मेडिकल का, नीट का, CEE का, IIT JEE मेन का, एडवांस का सारा नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर व्हाट अबाउट बोर्ड, बोर्ड का तो बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, तो अगर डाई 2 बार आएगा, 2 टाइम्स अगर आता है तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई। आप ही लोग तो बोल दिए 3 टाइम्स अगर कोई आएगा तो उसके उस सब्जेक्ट का आगे क्या लगाएंगे, ट्राई। 4 टाइम्स आएगा तो टेट्रा, 5 टाइम्स आएगा तो पेंटा, और 6 टाइम्स आएगा तो हेक्सा। और 7 टाइम्स आया तो हेप्टा, और 8 टाइम्स आ जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्टा। 9 टाइम्स आ जाएगा तो नोना, और 10 टाइम्स आ जाएगा तो डेका। इतना से हम लोग काम चल जाएगा। इसका आप लोग नाम लिखिए, राइट दियर IUPAC नेम, आईपोक नेम इस कंपाउंड का। सब लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठे हुए होंगे, ट्राई कीजिए कि नाम इसका क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट किए होंगे, नहीं? और पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद फिर नंबरिंग किए होंगे, और नंबरिंग करने के बाद कंक्लूजन रहा कि सर नंबरिंग आर वैलिड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू RFPD। नाउ हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 एंड 3, और इसका मतलब CH3 ना, CH3 एंड CH3, तो ए मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल, तो हाउ मेनी मिथाइल, 3। बट उन सारे मिथाइल का लोकेशन क्या है, ये समझ में आ गया, तीनों मिथाइल के लिए ट्राई मिथाइल लिखाना है, बट उन तीनों मिथाइल का लोकेट नंबर बताना है। तो कौन कौन सा है, 2 4 5,
स्टूडेंट आज के बाद 2 नंबर के बीच में कॉमा देना है। क्या देना है? कॉमा। और जैसे ही नंबर खत्म होता है तो नंबर और नाम के बीच में क्या देना था? क्या सिखाए थे? डैश। क्या देना था? डैश। और लिखना क्या है? ट्राई मिथाइल। इसका मतलब यहां तक जो नाम लिखे मतलब सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। अब व्हाट द नेम ऑफ बेस नेम? बेस नेम क्या है? मतलब पेरेंट चेन का नाम क्या है? हेप्टेन। ये बहुत टफ था। और क्या लिखे हैं? IUPAC। ठीक है। ट्राईमिथाइल अलग लिखेंगे और हेप्टेन अलग लिखेंगे। ट्राईमिथाइल अलग नाम है, हेप्टेन अलग है। करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट रूल, जो भी इसका नंबर आप हम लोग दे रहे हैं, इफ मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट are present in parent chain, then substituents are arranged अल्फाबेटिकली। इसको अब समझना है। मैंने क्या लिखा कि इफ मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, तो इतना तो समझ में आ गया कि सर मुझे पेरेंट सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना होता है। अब इसमें क्वेश्चन कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उन सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखेंगे? तो सब्स्टिट्यूएंट को न्यूमेरिकली अरेंज करना है या अल्फाबेटिकली? तो इसमें से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि सर व्हाट द मीनिंग ऑफ अल्फाबेटिकली। तो कहने का सेंस ये है कि मान लेते हैं कि पेरेंट चेन में एक मिथाइल लगा हुआ है और एक इथाइल लगा हुआ है। 2 मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है और इथाइल है। करेक्ट। तो अब यहां पे और मुझे सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखना होता है। अब बेस नेम सबसे लास्ट में अटैच करते हैं। तो मिथाइल और इथाइल में किसको पहले लिखेंगे? तो कैसे सजाना है? अल्फाबेटिकली। तो ABCD में E पहले आता है या M पहले आता है? ABCD में E पहले आता है नहीं, और M बाद में आता है। इसका मतलब इथाइल इज अल्फाबेटिकली सुपीरियर विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल। करेक्ट। दैट्स वाई हम लोग क्या लिखेंगे? इथाइल पहले लिखेंगे, लेकिन इथाइल लिखेंगे बट सिर्फ इथाइल लिखेंगे या इसका लोकेट नंबर के साथ लिखेंगे? तो क्या लिखे हैं? इफ मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, देन सब्स्टिट्यूएंट आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एंड बिफोर ईच सब्स्टिट्यूएंट इट्स लोकेट नंबर मस्ट बी इंडिकेटेड। करेक्ट। यानी कि अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे बट हर सब्स्टिट्यूएंट का उसका खुद का लोकेट नंबर के साथ उसको अरेंज करेंगे। करेक्ट। तो इस पॉइंट को आप में से एनीवन जिनको डाउट है कि मैंने यहां पे क्या समझाने की कोशिश किया, मैं समझाने की कोशिश किया कि यहां पे अगर किसी भी पेरेंट चेन में मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लाइक इथाइल और मिथाइल रहेगा तो इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में। बट इथाइल का जो लोकेशन रहेगा उसके लोकेट जो नंबर रहेगा उसके साथ इथाइल को लिखेंगे, और मिथाइल का जो लोकेट नंबर रहेगा उसके साथ मिथाइल को लिखेंगे। करेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा।
चलिए स्टूडेंट, ये मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो विच वन इज पेरेंट चेन। सब लोग रफ वर्क अपने नोटबुक में कीजिए और बताइए कौन सा पेरेंट चेन होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक छूटा हुआ है, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है या ना। 1 2 3 हम लोग को टर्मिनल टू टर्मिनल, सारे टर्मिनल टू टर्मिनल आपको क्रॉस चेक करना है, बहुत फास्ट क्रॉस चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे बड़ा चेन कितना कार्बन का मिला, 8 का या 9 का। तो मुझे लगता है कि शायद ए पेरेंट चेन होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? तो ए सबसे बड़ा पेरेंट चेन है, करेक्ट। अब न सेकेंड, वंस यू डिसाइड द पेरेंट चेन, देन सेकेंड काम क्या होता है स्टूडेंट, नंबरिंग डिसाइड करना। तो अगर इस ऐसे जाते हैं, यहां से ऐसे जाते हैं, देन व्हाट द लोकेट नंबर इफ फ्रॉम हेयर टू हेयर, कितना 4 5 7। और अगर ऐसे जाते हैं तो 3 3 5 7 या 6, 3 5 6 ना। तो अकॉर्डिंग टू RAPD विच डायरेक्शन आर वैलिड, दिस वन या दिस वन। फर्स्ट टाइम ही डिफरेंस आ गया। देखते हैं कितना बढ़िया RAPD है, लाइफ ही आसान बना दिया। नहीं, ए सिलेक्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। इसका मतलब नंबरिंग तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वंस यू डू द नंबरिंग, मतलब आप पेरेंट चेन भी सिलेक्ट कर लिए और नंबरिंग भी सिलेक्ट किए। अब है कि मेरे पेरेंट चेन में कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, विच सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। तो मिथाइल है, मिथाइल है और इथाइल है, करेक्ट। तो पहले इथाइल को लिखें या मिथाइल को, अल्फाबेटिकली। बट व्हाट द लोकेशन ऑफ इथाइल, तो क्या लिखेंगे 6 इथाइल। इथाइल का नाम हो गया। अब व्हाट द लोकेशंस ऑफ मिथाइल, तो 5 and 3 लिखें या 3 and 5 लिखें, 3 and 5। और क्या लिखें, मिथाइल या डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। इसका मतलब यहां तक सब्स्टिट्यूएंट का वर्क ओवर, लास्ट में क्या अटैच करते हैं, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का नाम क्या है, नोनेन। तो ये बहुत टफ था, नाम ही तो लिख रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, नाम ही लिखना है। 6 इथाइल 3 5 डाइमिथाइल नोनेन, करेक्ट। यस, नहीं देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग घटना हुआ है। हुआ क्या है कि ये जो नॉमेनक्लेचर ऐसे करना है, तो नॉमेनक्लेचर में जो ये रूल पढ़ा रहे हैं, ये कुछ कन्वेंशन हुआ होगा। तो जो हमसे 50 साल या 100 साल पहले रहेंगे, वो कुछ ऐसा रूल बनाए हैं कि 3 और 5 दो नंबर रहेगा तो उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाएंगे। किस ऑर्डर में, इसका मतलब वो जो कन्वेंशन, इसका मतलब देखिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही एक पार्ट है जो थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है, बट फिर भी आई विल ट्राई कि इसको इंटरेस्टिंग बना दें। इसके बाद का हर पार्ट कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग है। उसमें मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा है तो ऐसा है, नाम में नहीं बोल सकते हैं। वो लोग जो बना के चले गए कि सपोज कीजिए कि जो मेरा सपोज कीजिए कि मेरा जो नाम है या किसी का भी नाम है,
तो नाम उसके हाथ में था ही नहीं, वो नाम तो उसके पेरेंट के हाथ में था। जो नाम रख दिए, जो अच्छा लगा वो नाम हो गया। अब उसको आप आगे चल कर बहुत आप जिद कीजिएगा तो जाके बोर्ड में चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। यही हुआ है नोमेनक्लेचर में। इसलिए यहाँ पे कन्वेंशन है कि 2 नंबर रहेगा तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को दिखाना है। एनीवे, बट मुझे इसमें एक डाउट है। डाउट ये रहा कि ए तो डी से शुरू हुआ और ए तो ई से शुरू हुआ। मेरा एक छोटा सा डाउट है जो आप लोग क्लियर कीजिए। दिस इज स्टार्टिंग विथ डी, डाई मिथाइल, और दिस इज स्टार्टिंग विथ ए। तो मुझे लग रहा है कि शायद अल्फाबेटिकली में शायद ए पहले आ रहा है। मेरे डाउट को समझे या नहीं समझे? तो एक्चुअल में हाँ देखिए, एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि अभी भी इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल ही है। डाई ओनली इंडिकेट व्हाट, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स मिथाइल प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। ओके, मिथाइल का नाम डाई मिथाइल नहीं हो गया। डाई से ओनली इंडिकेट क्या कर रहा है कि कितना बार मिथाइल पेरेंट चेन में आया है। दैट्स वाई डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, these are not counted for what? These are not counted for alphabetical preference, correct? इन सबको हम लोग अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में अकाउंट में नहीं लेंगे। मेरे पास पॉइंट को समझे कि मैंने क्या क्लियर किया? इसका मतलब कहीं पे डाई, ट्राई, टेट्रा रहेगा तो डाई, ट्राई, टेट्रा इन सब का लेटर को अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नाम लिखने में कैसे अरेंज करना है, उस टाइम पे इन सबको अकाउंट में नहीं लेना है। करेक्ट? यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब जो नाम हम लोग लिखे हैं वो 200% करेक्ट है। जस्ट मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, कंफ्यूज नहीं करता, मुझे ये बात बोलना था कि डाई, ट्राई, टेट्रा ऑल दीज आर नॉट काउंटेड फॉर व्हाट? अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। हाँ, ट्राई मिथाइल तो 3 मिथाइल तो था ही नहीं, 2 ही था ना। पूरे पेरेंट में देखिए तो मुझे लगता है शायद 2 ही मिथाइल में दिखाया हूं। मैं समझ गया आपका डाउट कहाँ पे था। यहाँ देखिए, मैं ये दिखाया था, यहाँ देखिएगा। दिस इज योर पेरेंट चेन। देखिए ये क्या है? मिथाइल। ये भी क्या था? मिथाइल। और ये जो मिथाइल नजर आ रहा है वो नहीं, ये पूरा क्या था? इथाइल। दैट्स वाई इसमें मिथाइल कितना था एज ए सब्स्टिट्यूएंट? 2 ही था ना। तो 2 कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार, सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार आएगा तो उसके लिए ट्राई लिखेंगे या डाई लिखेंगे? डाई लिखेंगे स्टूडेंट, डाई। समझ में आ गया? ओके। चलिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, और जब एग्जाम्पल के बाद इस रूल को डिस्कस करूंगा, ठीक है? इसका स्टेटमेंट बाद में दूंगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पेरेंट चेन। विच वन इज द पेरेंट चेन? पेरेंट चेन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से कुछ बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6, तो एक ही बात है ना। यहां से काउंट करें या यहां से काउंट करें? डिफरेंट सेंस या सेम सेंस? सेम सेंस। तो दिस इज योर पेरेंट चेन। और वंस यू डिसाइड द पेरेंट चेन, तो डू द नंबरिंग।
if numbering from this side, then what is the location of substituent first? दोनों तरफ से कितना मिला 3 and 4 from this side 3 and 4। अब आर एफ पी डी लगाइए, आर एफ पी डी यहां पे आपको हेल्प करेगा तो नहीं लगता कि यहां पे आर एफ पी डी थोड़ा फेल कर गया, हाँ या ना? कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए, हाँ नहीं तो ना, दो ही बात तो बोलना है। ओके तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 3 and 4 एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 3 and 4, इसका मतलब इन दिस एग्जाम्पल आर एफ पी डी फेल। अगर कोई आपसे पूछेगा कि आर एफ पी डी कब फेल करता है तो क्या बोलेगा? आर एफ पी डी फेल कब होगा? मेरे अकॉर्डिंग आर एफ पी डी तब फेल होगा व्हेन वी गेट ऑल लोकेट नंबर फ्रॉम बोथ साइड, सॉरी सेम लोकेट नंबर्स, सेम लोकेट ऑल लोकेट नंबर्स आर सेम फ्रॉम बोथ साइड। इस तरफ से भी एक्स वाई जेड और इस तरफ से भी क्या? इसका मतलब कहीं पे मैं डिफरेंस नहीं दिखा पाऊंगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा? फेलुअर ऑफ आर एफ पी डी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आर एफ पी डी फेल कर गया तो आर एफ पी डी को छोड़ देंगे, आर एफ पी डी को अब छोड़ना नहीं है, बट एक्चुअली इन दिस एग्जाम्पल आर एफ पी डी फेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आर एफ पी डी फेल? तो आर एफ पी डी फेल ओनली व्हेन ऑल लोकेट्स नंबर आर सेम फ्रॉम बोथ साइड। तब जहां पे आर एफ पी डी फेल करेगा तो उस केस में नंबरिंग के लिए पहले समझ लेते हैं, फिर इसका लैंग्वेज दे दूंगा। तो जब आर एफ पी डी फेल करेगा तो उस टाइम पे नंबरिंग के लिए जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा नंबरिंग के डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। फिर से एक बार, जहां पे आर एफ पी डी फेल करेगा, अगर फेल नहीं करेगा तो आर एफ पी डी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, बट जहां पे आर एफ पी डी फेल करेगा तो उस टाइम पे नंबरिंग कौन डिसाइड करेगा? जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो बोलिए इथाइल और मिथाइल में कौन अल्फाबेटिकली सुपीरियर है? तो स्टूडेंट जहां पे आर एफ पी डी फेल करेगा वहां पे अल्फाबेटिकल सुपीरियर को लिख लेना है, और उसके बाद जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर है उसको लोअर नंबर देना है। कौन सा नंबर देना है? तो इस तरफ से अगर नंबरिंग करते तो इथाइल को कितना नंबर मिलता? 3, और इस तरफ से अगर करेंगे तो इथाइल को कितना नंबर मिलता? 4। बट ये सब कहानी कब करेंगे? जब आर एफ पी डी वैलिड रहेगा तब, या जब आर एफ पी डी फेल करेगा तब? जब फेल करेगा। इसका मतलब है कि यहां पे और अल्फाबेटिकली सुपीरियर को क्या देना है? इसको पूरा ऊपर एक पैराग्राफ में सेंटेंस बना दूंगा, लैंग्वेज दे दूंगा, ठीक है? वो आपको मिल जाएगा, या यहां पे ही लिख देंगे। इसका मतलब है कि व्हेन आर एफ पी डी फेल देन वी गिव लोअर नंबर, देन numbering from that side will be valid which give lower number to alphabetically superior substituent, correct? जब आर एफ पी डी फेल करेगा तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से नंबरिंग करने से अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलेगा, करेक्ट? अभी भी किसी को डाउट? नो। इसका मतलब नंबरिंग किस तरफ से करना चाहिए? तो 1 2 3, बट सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग डिसाइड तभी करेगा जब आर एफ पी डी फेल करेगा, अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू द आर एफ पी डी, करेक्ट? तो अब नाम क्या हो गया बोलिए? थ्री इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अब नेक्स्ट हाँ,
दूसरे पेरेंट चेन को 1 2 3 4 5 6 दिस वन बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर ध्यान से देखिएगा तो ए और ए डिफरेंट था, तो ए सिलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, एक ही बात था। नहीं, उसमें भी फेल कर जाता, इसलिए वो मैं क्रॉस चेक करके देखा था। यहां देखिए, ये मैंने पेरेंट ले लिया, करेक्ट। अगर इस तरफ से जा रहे हैं देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 and 4, और इस तरफ से आ रहे हैं तो देखिए तो डिफरेंट था या सेम था? जिनका भी डाउट है उनसे मैं पूछ रहा हूं, डिफरेंट था या सेम था? सेम हो गया, तो सेम तो होना ही था ना। ये तो CH2 CH3, ये भी क्या है CH2 and CH3। ओके, अब 1 मिनट रुकिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ गया, मुझे भी एक डाउट आ गया। जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछते ना, तो पहले मेरे दिमाग में भी चलता है कि ऐसा होता तो कैसा होता और ऐसा होता तो कैसा होता। मान लेते हैं कि एक ऐसा पेरेंट चाइल्ड मिल जाता और जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम राम और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम रहीम, और इस तरफ से भी 3 4 और इस तरफ से भी 3 4। और अभी जस्ट बताए हैं कि अगर RFPD फिल करेगा तो अल्फ़ाबेटिकल जो सुपीरियर रहेगा उसको लोअर नंबर देना है। तो अब यहाँ पे बोथ सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग विथ R, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर ऐसा मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। प्रोपाइल एंड पेंटाइल स्टार्टिंग विथ P। समझ रहे मेरा कंफ्यूजन को? तो अब इस केस में किस सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली सुपीरियर बोले? तो देखिए मैं क्या करूंगा, अब सब्स्टिट्यूएंट में ही RFPD लगा दूंगा। R सेम, A और A सेम। समझ रहे मेरे बातों को, या मैं ही समझ रहा हूं सिर्फ? R सेम, A और A सेम, M और H यहां पे डिफरेंस आ गया। और M और H में कौन पहले आता है ABCD में? इसका मतलब ये अल्फाबेटिकली सुपीरियर है। इसका तो हु विल डिसाइड द नंबरिंग, राम या रहीम? रहीम। और रहीम को क्या नंबर देना है? बड़ा नंबर या छोटा नंबर? इसका तो इस तरफ से अगर करते हैं तो रहीम 4 पे आएगा, इस तरफ से करते हैं तो रहीम 3 पे आएगा। इसका मतलब कौन सा सेलेक्ट करना है? यस, 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या हो जाएगा? फोर। अब देखिए एक एग्जाम्पल किसी को दिखाने देना कि राकेश सर एक नया चीज लिख दिए राम रहीम वाला, जस्ट आपको समझाने के लिए कि मेरे माइंड में आ गया तो ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। ओके, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है कि राम रहीम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो नाम क्या होगा? नहीं देखिए, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मतलब मैं टीचर हूँ तो मेरे मतलब इस चीज़ में आता ही नहीं है कि वो क्या होता है। मैं पिछले 10 ईयर से एग्जाम्पल लेता हूँ, इसमें कोई मतलब दूसरा चीज़ सोचता ही नहीं हूँ एक्सेप्ट कि मैं सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मेरे माइंड में वो सब चीज़ तो 2% भी नहीं आ रहे, ना ही सोचना भी चाहिए। देखिए 2 लोग का अलग कैटेगरी होता है, एक स्टूडेंट का, एक टीचर का। और लर्निंग और टीचिंग के टाइम पे अभी आपके लिए भी मैं सजेशन करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों में फंसिएगा नहीं। 2 साल तक डू वर्क वेरी हार्ड, बिकॉज आपके पेरेंट्स LKG UKG और 1 से लेकर अभी तक वही उनका ड्रीम है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। तो मेरा भी यही इंटेंशन है कि अगर आप कैटलिस्ट ज्वाइन करते हैं, मैं जैसे ही कैटलिस्ट से बाहर निकलता हूँ
तो मैं क्या हूँ, दिस इज माई पर्सनल लाइफ। बट जब क्लास में आता हूँ, ये पोडियम पर आकर पढ़ाना शुरू करते हैं, कंप्लीट टीचर, अब मेरा एक ही इंटेंशन होता है कि बस आपको सिखा के यहाँ से भेज दें। इसलिए इसमें कोई खतरनाक नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल था और मेरे दिमाग में आ गया। मैं राम रहीम का बहुत सारा कॉमिक्स पढ़ता था बचपन में, मैं बहुत कॉमिक्स पढ़ा हूँ, चाचा चौधरी एंड साबू समथिंग लाइक, तो वहाँ से एक एग्जाम्पल आ गया, आपके सामने प्रोजेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो आज का क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे स्टूडेंट? आज का क्लास में यहाँ तक आए हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्लास, तो अभी हम लोग जस्ट सीखे कि अल्केन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब इसके बाद अब हम लोग कुछ एक न्यू टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, कॉमन नेम ऑफ अल्केन। क्या रहेगा? अब फिर से कम बैक करेंगे अल्केन पे। अभी यहाँ से कुछ अलग चीज सीखने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताइए आप लोग को मैं आज या कल तक जितना भी अभी तक मैं लेक्चर लिया हूँ सबका एक साथ प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लेक्चर 1, 2, फिर नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है सबको एक साथ मैं भेज दूंगा। दैट्स वाई कोई न्यू भी ज्वाइन किए होंगे उनको एक साथ सारा लेक्चर मिल जाएगा और वो देख सकते हैं वहाँ पे। और आप लोग प्रॉपर, अच्छा ये जो वीडियो लेक्चर भेजते हैं उसको दोबारा देखते हैं या यहाँ से ही काम चल जाता है? नहीं, लेकिन फिर भी वीडियो लेक्चर का जो है, जो लिंक है उसको नहीं, लिंक को कॉपी करके कहीं पे एक फोल्डर बना के रखिएगा। कभी अगर देखना का मन किया, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो उसको फॉलो करना है। ऐसे आई विल ट्राई कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, यहाँ पे ही सब कुछ समझ में आ जाए, बट ड्यू टू कनेक्टिविटी अगर कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कॉमन नेम ऑफ अल्केन। तो जनरली कॉमन नेम ऑफ अल्केन में 3 टाइप का कॉमन नेम बहुत फेमस है, नॉर्मल अल्केन, आइसो अल्केन एंड नियो अल्केन। तो सबसे पहले, अरे इसका नाम हेडिंग क्या दिए हैं? आइपोक नेम, आयुपिस नेम या कॉमन नेम? तो उसमें पहला मैं आपको सिखाने जा रहा हूं नॉर्मल अल्केन। इसका मतलब है कि नॉर्मल टर्म अल्केन का कॉमन नाम, पॉइंट में नोट है, इसको मैं लैंग्वेज दे दूंगा। अल्केन के कॉमन नेम में नॉर्मल टर्म कब शुरू होता है? तो स्टेटमेंट ये है दैट अल्केन which can be branched but still it is unbranched। वैसा अल्केन जिसमें ब्रांचिंग हो सकता है बट अभी भी वो अनब्रांच है, तो उस टाइप के अल्केन का कॉमन नेम को, उस टाइप के अल्केन का, उस टाइप के अनब्रांच अल्केन को आप कॉमनली नॉर्मल अल्केन बोल सकते हैं। फिर से एक बार, इसका मतलब यहां से नहीं लगा मेरे डिफिनेशन में कि शायद कॉमन नेम फॉर अनब्रांच अल्केन। ओके, दो अल्केन विच कैन बी ब्रांच, वैसा अल्केन जिसमें ब्रांचिंग हो सकता है बट स्टिल इट इज अनब्रांच, मतलब अभी भी वो क्या है? अनब्रांच। तो उस टाइप के अल्केन के कॉमन नाम में क्या क्या लगाना है? नॉर्मल टर्म लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछेगा सपोज कीजिए कि मैं आपको बोला कि देखिए स्टूडेंट, आपको मैं 2 कार्बन हाथ में दे रहा हूं, इस 2 कार्बन से अल्केन बनाना है, तो क्या ब्रांचिंग हो सकता है? दोनों ब्रांचिंग हो सकता है? नहीं हो सकता है। 3 कार्बन आपके हाथ में दे दिए और बोले कि जो भी इफ एंड बट करना है, जैसे भी तीनों कार्बन को आपस में जोड़ना है, क्या ब्रांचिंग पॉसिबल है? जरा रफ में वर्क करके देखिए तो।
मुझे तो आज तक नहीं मिला है कि 3 कार्बन का ब्रांच अल्केन मिल गया हो। आपको मिला क्या? ब्रांचिंग होने के लिए, ब्रांच अल्केन होने के लिए 2 से ज़्यादा टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए। 3 कार्बन दिए, क्या 2 से ज़्यादा टर्मिनल आपको मिला? मुझे तो नहीं मिला है आज तक। कुछ भी कर लीजिएगा, आपको यही मिलने वाला है, करेक्ट। बट अगर आपको 4 कार्बन देंगे तो तब शायद ब्रांचिंग हो सकता है। ब्रांचिंग नहीं भी हो सकता है, ब्रांचिंग हो भी सकता है, करेक्ट। इसका मतलब यहां से एक चीज सीखे कि ब्रांच अल्केन के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए। ब्रांच अल्केन शुरू होने के लिए हाउ मेनी मिनिमम कार्बन आर रिक्वायर्ड? 4 कार्बन। बट ये नहीं बोल रहे कि 4 कार्बन रहेगा तो डैम से ब्रांचिंग होगा ही। मतलब एक मैंने बात बोला, अगर 4 कार्बन रहेगा तो ब्रांचिंग कैन बी पॉसिबल, ब्रांचिंग कैन बी पॉसिबल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लेते हैं कि मैंने इथेन दिया, करेक्ट, और पूछा कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। तो अनब्रांच अल्केन का आईयूपीएसी नेम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस इथेन क्या है, 2 कार्बन का अल्केन का आईयूपीएसी नेम इथेन था। अगर इसका कोई पूछा कॉमन नेम, तो आप अगर ए बोलते हैं कि सर नॉर्मल इथेन, तो ए नॉर्मल इथेन अपने आप में लिखना फुलिश टास्क हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल टर्म यूज करने का कंडीशन मैंने यहां पढ़ाया। 2 अल्केन विच कैन बी ब्रांच, 2 अल्केन विच कैन बी व्हाट? ब्रांच, बट स्टिल इट इज व्हाट? अनब्रांच। तो वैसा अल्केन जिसमें ब्रांचिंग हो सकता था, जिसमें ब्रांचिंग हो ही नहीं सकता है, इसका तो डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि जिसमें ब्रांचिंग हो ही नहीं सकता है, उसमें हम लोग को नॉर्मल टर्म यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब इथेन के लिए, इथेन के कॉमन नाम के लिए क्या नॉर्मल टर्म आज के बाद यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। इन सिमिलर फैशन CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन का जो प्रोपेन है, क्या उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल है? दैट्स वाई इसका कॉमन नेम में नॉर्मल प्रोपेन क्या लिखना सही रहेगा अकॉर्डिंग टू माय डिफिनेशन? नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा फिर से एक बार, 2 अल्केन विच कैन बी ब्रांच बट स्टिल इट इज अनब्रांच, इसका मतलब वैसा कार्बन, उतना नंबर का कार्बन जिसमें ब्रांचिंग हो सकता था बट अभी भी अनब्रांच है। तो 4 कार्बन का अल्केन में ब्रांचिंग हो सकता था। तो देखिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? ब्यूटेन। लेकिन इसी का अगर कॉमन नेम पूछेंगे स्टूडेंट, तो यहां से कॉमन नेम शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अनब्रांच क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन एंड सो ऑन, लाइक 20 तक। इसका मतलब है कि जितना भी अनब्रांच मैं आपको 1 से लेकर 20 तक पढ़ाया हूं, उसमें कहां से कॉमन नेम में नॉर्मल टर्म ऐड होगा? ब्यूटेन से। इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया कि किस टाइप के अनब्रांच अल्केन के आगे नॉर्मल अल्केन लिखना है फॉर कॉमन नेम। किस टाइप का? वैसा अनब्रांच अल्केन जिसका ब्रांचिंग उतना कार्बन को मिलाकर ब्रांचिंग कर सकते थे बट अभी भी वो क्या है? अनब्रांच है। ठीक है, चलिए फर्स्ट इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? व्हाट इज कॉमन नेम? एन हेक्सन। उसको शॉर्टकट में एन हेक्सन भी आप लिख सकते हैं। तो आज का क्लास मैं इतना यहाँ पे ही रोक रहा हूँ। आज तक के लिए हम लोग इतना पढ़े। जो भी पढ़ा है आज से बहुत सीरियस क्लास शुरू हो गया है, इसमें बहुत कुछ सिखाया गया है। तो जस्ट मैं अभी PDF भेजूंगा। कहीं पे कुछ अगर टर्म अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, काइंडली व्हाट्सएप में, अगर हो पाएगा तो उसको मैं वहाँ पे एक A4 साइज पेपर पे उसी लाइन को, सेम डिटो लाइन को मैं लिख के भेज दूंगा। करेक्ट होगा?
और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे रुकना नहीं है, वहाँ पे उतना फिल इन द ब्लैंक छोड़ रख दीजिएगा कि यहाँ पे सर जब रिप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे। और ऐसा एक शायद अभी के लिए फर्स्ट 2-3 पेज में होगा, क्योंकि बहुत दिन पुराना नोट है तो इंक लगते लगते वो गंदा हो गया है, बट बाकी का आगे के लिए आपको बहुत फेयर नोट मिलेगा। और देखते हैं कितना जो नोट भेज रहे हैं तो देख रहे हैं उसमें कितना सिस्टमेटिक वे में फेयर किया हुआ है। तो मेरा ओरिजिनल नोट्स है जो मैं भेज रहा हूँ अभी ऑर्गेनिक का PDF, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही फेयर नोट्स आप बनाएं। अपने किसी काम को बहुत इंटरेस्ट से करना है, ऐसा नहीं कि बस करना है। प्रॉपर एक बढ़िया सा रजिस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बनाइए और उसमें फेयर कीजिए। वैसे ही फिजिक्स का भी प्रॉपर एक होना चाहिए। बाकी तो ऑफलाइन क्लास रहता तो बहुत सारी चीज़ उसमें बताता, लेकिन फिर भी मैं अभी से गाइड कर रहा हूँ कि कैसे कैसे काम करना है।